बड़ी बात है नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आखिरी सौदा और मैं हूं हर्षदा सावंत और मैं हूं प्रदीप पंड्या। ये नजर डालते हैं आज बाजार की चाल पे और इस वक्त सबसे पहले आपके सामने बात करेंगे हम निफ्टी की। निफ्टी पर अगर आप इंट्राडे मूवमेंट देखते हैं और ये चार्ट आपके सामने हमने आपको दिखाया था कि किस तरह ऊपर के लेवल पर एक गिरावट का रुख बन रहा है, लोअर टॉप्स का फॉर्मेशन लगातार बनता हुआ, उसमें आज देखिए एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट देखने को मिला है। ये इंट्राडे चार्ट है जहां पर आप देख रहे हैं 3 दिन पहले के हाईज के ऊपर हम निकले और इनफैक्ट इस डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर निकले हैं। करीब 9100 के आसपास हमने नीचे बेस बनाया और उसके बाद अब ऊपर की तरफ ये एक इंटरेस्टिंग ब्रेकआउट होता हुआ निफ्टी में नजर आ रहा है। तो ये देखना होगा कि क्या हम यहां पर पिछले हाईज की तरफ जा पाएंगे। फिलहाल तो हम हाल के स्विंग हाई के आसपास आकर अटकते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान होगा 9276 ये वो लेवल है जिस पर नजर रखनी चाहिए। लेकिन आज हमारी खास नजर जिन स्टॉक्स पे है, क्योंकि निफ्टी लगातार एक दायरे में घूम रहा है और ऐसे में हम इंटरेस्टिंग स्टॉक्स आपके लिए ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये चार्ट आपको जरूर याद होगा, पिछले हफ्ते हमने बात की थी, यह है एसीसी। ध्यान रखिएगा, नतीजे आने के काफी पहले हमने बात की थी और हमने आपसे कहा था कि ये चार्ट बहुत ही मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है एसीसी का, जिसने नवंबर दिसंबर में एक डबल बॉटम बनाकर तेजी पकड़ी, फिर हाल में कंसोलिडेट हुआ और फिर से ये जो हरी लाइन आप देख रहे हैं अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास चल रहा था और हमने आपसे कहा था कि अगर ये 1500 के ऊपर टिकने में कामयाब रहा, जैसे कि हमने देखा, तो आपको एक अच्छी मजबूती दिखाई देगी। तकरीबन 1650 के आसपास के टारगेट उस दिन हमें नजर आ रहे थे और अगर आज आप देखें तो नतीजे के बाद ऑलरेडी इसने 1615-16 के लेवल टच कर लिए हैं, यानी करीब करीब यहां पर हमारा टारगेट हासिल होता हुआ नजर आ रहा है। एक और इंटरेस्टिंग चार्ट जिस पर आज हम नजर डालेंगे वह है कोलगेट-पाल्मोलिव का। इस स्टॉक में हाल के दिनों में जिस तरह की उठापटक देखी गई है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये चार्ट आमतौर पे ये स्टॉक आमतौर पे बहुत वोलेटाइल नहीं होता, लेकिन आप देखिए करीबन 900 रुपए के नीचे से यहां पर हमने एक तेजी बनते हुए देखी और यहां पर हाई बना करीब 1025 के आसपास का, और ये पूरी जो मूवमेंट है ये मार्च के महीने के दौरान, मार्च और अप्रैल के बीच ही नजर आई है। उसके बाद एक तेज गिरावट आई और उस गिरावट में आप ये जो देख रहे हैं ये हमने आपको रिट्रेसमेंट ड्रॉ करके दिखाए हैं और करीब 38% का परफेक्ट रिट्रेसमेंट लेने के बाद जिस तेजी से ये स्टॉक पिछले 2 दिनों के दौरान चला है, पिछले हफ्ते में, वो काफी इंटरेस्टिंग है। आज यहां पर थोड़ा सा अटकता हुआ आपको एक दरअसल मौका दे रहा है और हमें लगता है कि स्टॉक ने एक काफी अच्छे कंसोलिडेशन और बेस फॉर्मेशन के बाद ये तेजी पकड़ी है और ऊपर के तरफ ये चाल पकड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। कोलगेट-पाल्मोलिव एक और स्टॉक है जो इस वक्त काफी शानदार मौके दे रहा है। तो ये 2 इंटरेस्टिंग चार्ट्स हैं जो फिलहाल हमें नजर आते हैं, जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। लेकिन इस बीच एक अहम खबर पर हमारी नजर है और आइए चलते सीधे वहीं। देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई रियल एस्टेट के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है जिससे मंदी के दौर से गुजर रहे इस सेक्टर में नई जान आ जाएगी। लोन की स्कीम और इससे रियल एस्टेट सेक्टर को कैसे फायदा होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं 2 खास मेहमान। रजनीश कुमार जी जो एमडी हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, और साथ ही जक्षय शाह जो प्रेसिडेंट हैं क्रेडाई के। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। रजनीश कुमार जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये जो स्कीम आप लेकर आए हैं ये किसके लिए है? बिल्डर के लिए है या होम लोन के बोरोवर के लिए है? हमारी जो स्कीम है वो दोनों के लिए है, क्योंकि पहले तो घर बनाना होगा, तभी जो है होम लोन बोरोवर्स हैं वो घर खरीदेंगे। तो क्रेडाई के साथ जो हमारा एक 3 साल का एमओयू हुआ है उसमें कंसेशनल फाइनेंसिंग का प्रावधान है। और ये जो स्कीम की वर्किंग है वो इस तरह से होती है कि प्रोजेक्ट जो भी अप्रूव करेगा बैंक किसी भी बिल्डर का, उसको प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करेगा और उसके बाद जो लोग उसमें घर खरीदेंगे तो उनको होम लोन फाइनेंसिंग करेगा। और दोनों के लिए कंसेशनल इंटरेस्ट का प्रावधान है। जो बिल्डर को फाइनेंसिंग है उसमें 10 पैसे से लेकर 35 पैसे तक का फायदा हम लोग जो है देते हैं इंटरेस्ट में, और वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उनका जो वो प्रोजेक्ट है उसमें कितना हाउसिंग लोन बिजनेस का लीड्स बैंक के पास आता है। और जो सह निर्माण हमारी योजना है और हमारा घर योजना है उसमें जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट है उस पर 10 पैसे का कंसेशन जो है वो होम लोन बायर्स के लिए है। तो इस समय मैं समझता हूं कि जो भारतीय स्टेट बैंक का प्रयास है कि हर एक भारतीय के पास अपना घर हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो क्रेडाई के साथ एमओयू हुआ है वो एक अहम भूमिका अदा करेगा।
अगर आप रजनीश जी ये भी अंदाजा दे सके कि कितने प्रोजेक्ट्स के साथ ये टाई अप होगा, क्योंकि क्रेडाई के साथ हाथ मिलाना यानी कि लार्जली आप इंडस्ट्री के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन कोई रफ एस्टिमेट कि कितने प्रोजेक्ट्स अप्रूव होंगे और कितना फिर एक्सपोजर इस स्कीम के तहत लिया जाएगा? देखिए, इसमें प्रोजेक्ट पे इस तरह का कोई एक नंबर हमने निर्धारित नहीं किया है, लेकिन जो मेजर सेंटर्स हैं स्टेट बैंक के, वहां पर हमने स्पेशल टीम्स बनाई हैं प्रोजेक्ट प्रोसेसिंग के लिए। पहले ये काम किसी अन्य विभागों में होता था, लेकिन अब उसको कंसोलिडेट कर दिया गया है और जो हमारा होम लोन का बिजनेस वर्टिकल है उसके अंतर्गत ही प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग को लाया गया है। और अभी जो सीमा है किसी भी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने की, वो 200 करोड़ रुपए रखी गई है, लेकिन वो एक इंडिकेटिव फिगर है। अगर ऐसा होता है कि कोई प्रोजेक्ट बड़ा है और इससे ज्यादा फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, तो उसको भी हम लोग पूरा करने में सक्षम है। हमारा जो हर साल का जो टारगेट है, होम लोन का टारगेट डेफिनेटली हम लोगों का 35 से 40 हजार करोड़ ग्रोथ का रहता है, जिसका मतलब ये है कि कम से कम 75 से 80 हजार करोड़ का हाउसिंग लोन हम लोग सैंक्शन और डिसबर्स करते हैं। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में रीपेमेंट होता है, तब जाके 30 से 35 हजार करोड़ की ग्रोथ आती है। और मुझे ये कहते हुए हर्ष होता है कि इस समय भारतीय स्टेट बैंक का जो मार्केट शेयर है वो 25% से ज्यादा एक्सीड करता है। और ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि हाउसिंग लोन फाइनेंस स्टेट बैंक ने सन 1996 के आसपास शुरू किया था और 20 साल में सबसे बड़ा होम लोन प्रोवाइडर, और आपने तो अवार्ड भी दिया था CNBC आवाज ने बेस्ट होम लोन प्रोवाइडर का। तो ये एक बड़ी उपलब्धि भारतीय स्टेट बैंक के लिए ये बात है कि बेस्ट होम लोन प्रोवाइडर यहाँ पर इंडस्ट्री के साथ मिलकर ये पहल कर रहे हैं, अपना बनाना चाहता है रजनीश जी, उनके लिए भी। जी जक्षय, आपसे ये जानना चाहेंगे कि 35 बेसिस पॉइंट की जो कुल राहत रजनीश जी आपको दे रहे हैं, उससे आपकी फंडिंग कॉस्ट पे कितना असर पड़ेगा? अमूमन कितना बड़ा हिस्सा होता है फंडिंग का कंस्ट्रक्शन में, अगर आप हमें ये समझाएं। नहीं, ये है प्रधानमंत्री जी का जो सपना है 2022 में जो हम ये साकार करने जा रहे हैं, उसके तहत हमने 9 अप्रैल को अहमदाबाद में घोषणा की थी। करीब 400 प्रोजेक्ट हमने अनाउंस किए थे और 2.25 लाख यूनिट्स हम अनाउंस कर रहे हैं और करीब लगभग 80 शहरों में ये हम अनाउंसमेंट किया हुआ है। जो किराए का घर से लेके खुद का घर, एक जो आदमी की एक लास्ट माइल एक रिक्वायरमेंट होती है, इसको आज SBI और क्रेडाई पूरे करने जा रही है। और ये यहां तक हम अटकने वाले नहीं है। आने वाले महीने में हम करीब 300 सिटी में जाने वाले हैं और इसको पेनिट्रेट करेंगे, क्योंकि एक पहली बार एक होलिस्टिक अप्रोच हो रहा है। एक गवर्नमेंट है टैक्स रिफॉर्म्स ला रही है, बजट में रिफॉर्म्स ला रही है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, दूसरी तरफ एक ट्रांसपेरेंसी आ रही है रेरा की तहत, दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस में से काफी प्रावधान उसमें आ रहा है कि उसको कैसे बिजनेस किया जाए। फाइनेंशियल बैंक इस लाइक अ फेडरल बैंक SBI जिसकी बहुत बड़ी बैंक है, वो भी सामने आई है कि प्रधानमंत्री जी का एक सपना उसको पूरी तरह हम साकार करें। तो एक होलिस्टिक अप्रोच और एक इकोसिस्टम जो देश में हो रहा है, तो छोटे से छोटे आदमी और मध्यम करके जो आदमी है उसके जो लास्ट माइल, ये बताइए जो 373 प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए SBI आगे आई है। घोषणा की थी 373 प्रोजेक्ट्स की, क्या SBI के साथ आज जो आपका ये अंडरस्टैंडिंग हुई है उसमें ये सारे प्रोजेक्ट्स कवर होंगे? देखिए, हमने 375 प्रोजेक्ट जो हमने अनाउंस किए थे, हमने SBI को ड्यू डिलिजेंस के लिए हम सौंप रहे हैं उनको, क्योंकि हमने जो प्रोजेक्ट लिए थे जिसने ऑलरेडी परमिशन ले ली है या ऑलरेडी अप्लाइड है, तो इज नॉट अ लिप सर्विस, वो हम बहुत कमिटमेंट उसके साथ के कन्विक्शन के साथ जाना चाहते हैं। हमने लास्ट वीक में और 100 प्रोजेक्ट जयपुर में लॉन्च किए हैं। तो जो प्रोजेक्ट्स है हम SBI के साथ बैठेंगे, उसके बिकॉज डेवलपर का भी एक पूरा उसका हिस्ट्री देखा जाएगा, प्रोजेक्ट की एक वायबिलिटी देखा जाएगी। लेकिन मेरे हिसाब से प्रिंसिपल अप्रूवल ऑलरेडी हमने ले ली है, अब आगे जाके फाइनेंशियल रिव्यू करेंगे और बहुत जल्दी विद इन 100 डेज उसमें काफी अनाउंसमेंट नहीं, लेकिन उसमें काफी एक सही जमीनी तौर पर उसमें काम चालू हो, ऐसा हम देख रहे हैं। पहली डील कब तक होते हुए देखते हैं आप जक्षय? विद इन वेरी फ्यू, मतलब मैं तो अभी बोल रहा हूं कल अगर हो जाए तो आई एम रेडी। रजनीश जी, आपको क्या लगता है किस स्टेज पर है ये जो आपको 373 फाइलें मिली हैं, उनमें से पहला प्रोजेक्ट कब आएगा?
नहीं, देखिए मेरे पास 373 फाइलें नहीं है, वो थोड़ा आपको गलत है। 373 प्रोजेक्ट क्रेडाई के जो मेंबर्स हैं उन्होंने लॉन्च किए। उसका जो प्रोसेस होता है वो किस सिटी में है, जैसा मैंने कहा कि हमने सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग अपना जो हाउसिंग लोन का वर्टिकल है उसके अंतर्गत हम जो है सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग के लिए टीम्स बनाई गई हैं। तो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेसिस पर ड्यू डिलीजेंस करने के बाद प्रोजेक्ट का लोन सैंक्शन होगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि 373 अगर प्रोजेक्ट्स हैं और बैंक ने 373 प्रोजेक्ट्स को लोन सैंक्शन कर दिया है। वो तो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट वाइज ड्यू डिलीजेंस का जो प्रक्रिया है वो तो करना पड़ेगा। लेकिन क्रेडाई के साथ एमओयू का मतलब क्या है, इसमें एक थोड़ा सा कंफर्ट हमें यह है कि जो क्रेडाई के मेंबर्स हैं उनको भी एक कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना पड़ता है। तो उससे बैंक को एक ये कंफर्ट रहता है कि अगर क्रेडाई के मेंबर हैं और उनकी एक प्रक्रिया है जिसमें उनके मेंबर्स कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करेंगे और उसके साथ साथ जो रेरा के प्रावधान हैं जो कि 1 मई से लगभग सभी स्टेट्स में लागू हो जाएंगे, तो उससे बैंकर्स का जो कंफर्ट है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में वो डेफिनेटली बढ़ जाएगा। और उसी की वजह से जो इंटरेस्ट में जो कंसेशन है वो भी इसी वजह से संभव हो जाता है क्योंकि रिस्क थोड़ा कम है। जो भी प्राइसिंग होती है वो रिस्क बेस्ड प्राइसिंग होती है और जब हमको कम रिस्क नजर आएगा तो हम लोग जो कंसेशनल प्राइसिंग देंगे। अगर हमको किसी प्रोजेक्ट में रिस्क ज्यादा नजर आएगा तो प्राइसिंग उसी हिसाब से होगी और कोई प्रोजेक्ट अगर करने लायक नहीं है तो उसको मना भी किया जाएगा या उसमें अगर कोई सुधार की संभावना है प्रोजेक्ट में तो उसमें सुधार किया जाएगा। क्योंकि जब एक स्टेट बैंक का नाम किसी प्रोजेक्ट के साथ जुड़ता है उसके साथ साथ जो उसके होम लोन बायर्स हैं उनको भी एक कंफर्ट मिलता है कि इस प्रोजेक्ट में स्टेट बैंक की फाइनेंसिंग है। तो ये जो कार्य है ये पूरा अपना पूरी जो ड्यू डिलीजेंस है वो बैंक जरूर करेगा। रजनीश जी, जैसे कि आपने कहा कि आप प्रोजेक्ट वाइज अभी इस पे स्टडी करेंगे, लेकिन क्रेडाई ने जब ये लॉन्च किया था तो अंदाजा करीब 7,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का था और जैसे कि जक्षय कह रहे हैं कि और भी नए, माफ कीजिएगा, 70,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का अंदाजा था और जक्षय और नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने की बात कर रहे हैं। तो आप इस वित्त वर्ष के दौरान इस सेगमेंट से कितना डिस्बर्समेंट होते हुए देखते हैं? ये जितने भी डिसबर्समेंट होते हैं वो प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस बेस्ड होते हैं। लेकिन जैसा मैंने बोला कि स्टेट बैंक का मार्केट शेयर 25 से 26% है, तो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में भी ये सेफली प्रिज्यूम करा जा सकता है कि 25 से 26% का मार्केट शेयर भारतीय स्टेट बैंक के पास आएगा। लेकिन क्योंकि हमने इसमें पहल की है तो ये भी हो सकता है कि हमें उससे थोड़ा ज्यादा ही मार्केट शेयर मिल जाए। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से भी बैंक यही चाहेगा कि 25 से 30% का मार्केट शेयर उसको इस प्रोजेक्ट फंडिंग में मिले। और वो हमारी जो होम लोन की स्ट्रेटजी है जिसमें हम 25% और 26% मार्केट शेयर का अनुमान हर वर्ष लगा के चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक बैठती है। ओके, आपने कहा 35 बेसिस पॉइंट कम रेट होगा। अगर आप में एक बॉलपार्क फिगर दे पाएं कि अंदाजन कंस्ट्रक्शन फाइनेंस आप किस रेट पे कर रहे हैं और ऐसे में अब इस स्कीम के तहत किस रेट पे मिलेगा? जैसा मैंने कहा कि इसकी जो किसी भी प्रोजेक्ट है उसका हमको रिस्क रेटिंग करनी पड़ती है और MCLR अभी स्टेट बैंक का 1 ईयर MCLR 8% है, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो 2 से 2.5% तक उसमें रिस्क प्रीमियम हम लोग लेते हैं। और थोड़ा प्रोजेक्ट की क्वालिटी पे डिपेंड करते हुए बैंक एग्जीक्यूटिव्स के पास या जो उनकी सैंक्शनिंग कमेटीज हैं उनके पास डिस्क्रिशन भी रहता है कि अगर कोई प्रोजेक्ट है जिसका कि रिस्क बहुत कम है तो उसमें फर्दर डिस्काउंट कंसेशन है। और ये जो 10 बेसिस पॉइंट से लेकर 35 बेसिस पॉइंट है ये स्ट्रक्चर्ड है। ये उस बात पे डिपेंड करता है कि उस प्रोजेक्ट में हमें कितना हाउसिंग लोन बिजनेस मिलता है। तो आपको इसको 2 भागों में समझना होगा। एक है रिस्क बेस्ड प्राइसिंग जो कि प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिफर करेगी और एक है उससे मिलने वाले बिजनेस के आधार पे जो 10 बेसिस पॉइंट से 35 बेसिस पॉइंट का कंसेशन है। तो दोनों अलग अलग चीज है। ओके, रजनीश जी और जक्षय, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये एक खास खबर जो आपको मिल रही है इस वक्त, CNBC आवास पे क्रेडाई और SBI ने मिलकर के ये MOU किया है और इसके तहत 35 बेसिस पॉइंट सस्ता लोन मिलेगा। यानी अगर 10.5% का रेट है तो इस स्कीम के तहत जो अफोर्डेबल हाउसिंग वाले बिल्डर होंगे उनको 10.5 की जगह 10.15 ये रेट मिलेगा। 35 बेसिस पॉइंट का फायदा और
जो लोग होम लोन लेंगे, अफोर्डेबल हाउसिंग वाले प्रोजेक्ट में होम लोन लेंगे, वो 10 बेसिस पॉइंट सस्ता होगा। तो ये एक बहुत ही शानदार पहल एसबीआई की ओर से होती हुई नजर आ रही है और उम्मीद कि उन्हें काफी शानदार कारोबार मिलेगा। इसका असर आप देख रहे हैं, स्टॉक पे भी तेजी बनती हुई। एसबीआई दिन के हाईस पर पहुंच चुका है। हर्षिता जी हाँ, काफी एक्शन इस काउंटर में देखने को मिल रहा है। 1.5% ऊपर ये फिलहाल ट्रेड में। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एसबीआई पर डिटेल में चर्चा करेंगे और साथ ही उन तमाम नतीजों पर भी जिसका इंतजार बाजार बेसब्री से कर रहा है। तो आप बने रहिए, आगे हमारे साथ 2 नए मेहमान जुड़ेंगे, संदीप जैन और किरण जाधव। आप बने रहिए सीबीसी आवाज के साथ। आप देख रहे हैं आखिरी सौदा और इस वक्त बाजार पे नजर डालिए 9,211, 92 पॉइंट ऊपर निफ्टी, 300 पॉइंट ऊपर निफ्टी बैंक, 325 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स। मार्केट ब्रेथ अगर आप देखें, अगर 2 स्टॉक नीचे हैं तो 3 ऊपर हैं। साफ तौर पे खरीदारी का रुख देखने को मिल रहा है और एक्सपायरी हफ्ता है, एक्सपायरी के हफ्ते की शुरुआत है और आप देखिए यहां पर कुल कारोबार 5 से 5.25 लाख करोड़ की ओर बढ़ता हुआ अब नजर आ रहा है। तो साफ तौर पे काफी शानदार रहा है आज का दिन कुल मिलाकर अब तक के ट्रेड में और जबरदस्त खरीदारी होती हुई नजर आई है काफी सारे स्टॉक्स में। हमारे साथ अब चर्चा में जुड़ रहे हैं प्रिसिशन टेक्निकल्स के किरण जाधव और इसके अलावा संदीप जैन भी जुड़ेंगे अब से कुछ ही देर बाद। लेकिन फिलहाल किरण, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो निफ्टी और बैंक निफ्टी लॉन्ग करेंगे या इंतजार करेंगे? काफी तेजी हो गई आज। काफी तेजी हो गई है, पर मेरा मानना है जो डेरिवेटिव डेटा दिख रहा है वो काफी सराहनीय है। पहले तो 9200 में थोड़ा सा अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है और वहीं पे 9350 एंड 9500 पे भी ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिल रहा है। यानी 9350 पे अच्छा खासा मूव देखने को मिल रहा है और 9500 में राइटिंग देखने को मिल रही है। तो मेरा मानना है कि ये जो रेंज है थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है और जो कि पिछले 8-10 ट्रेडिंग सेशन से जो सुस्ती वाला कारोबार रहा, थोड़ा सा करेक्टिव कारोबार रहा, उसका करेक्शन खत्म हो चुका है और मेरा मानना है कि नेक्स्ट रैली के लिए निफ्टी तैयार होता नजर आ रहा है। हालांकि इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 9170 के ऊपर कंसिस्टेंटली निफ्टी को रहना पड़ेगा, तभी ये व्यू बराबर आएगा। ओके तो टिकना चाहिए ऊपर के स्तरों पे, बाजार को देखना होगा। 9276 ये हाल के हाईज रहे हैं, उनके ऊपर हम निकलते हैं या नहीं। या निफ्टी बैंक में 22,000 का लेवल जो ज्यादा दूर नहीं है, 125-150 पॉइंट की बात है केवल। हमारे साथ ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन भी जुड़ चुके हैं। संदीप, ये जो तेजी देखी जा रही है, आप देखिए यूरोप इस वक्त, अगर आप एक बार चलिए नजर डाल लेते हैं यूरोप के बाजारों पे, 4% की तेजी देखी जा रही है और वजह यह कि फ्रांस में जिस तरह से ऐसी आशंका थी कि इस चुनाव के बाद फ्रांस यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाएगा, लेकिन वहां पर हमने देखा है कि एक मध्यम मार्गीय कैंडिडेट को थोड़े ज्यादा वोट मिलते हुए नजर आए हैं। मैक्रोन जो लीड करते हुए दिखाई दिए हैं लो पैंग के मुकाबले में, उससे वहां के बाजारों ने थोड़ी राहत की सांस ली है और आप देख सकते हैं इस वक्त कैक जो कि फ्रांस का बाजार है उस पर सीधा असर, लेकिन डैक्स जो जर्मनी का मार्केट है वहां पर भी आप उतनी ही राहत की सांस लेते हुए देख रहे हैं। और दूसरी वजह कि बुधवार को अमेरिका से भी कुछ खबर आएगी। क्या लगता है आपको, हमारे लिए ये कितना फायदेमंद है ये दोनों डेवलपमेंट्स? देखिए, दोनों डेवलपमेंट सर्टेनली देखिए पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज रहता है तो इंडिया को भी फायदा होता ही है। और जिस तरीके से इंडियन मार्केट्स तो अपने आप में रेजिलियंस दिखाई रहे हैं, इनफैक्ट डाउनसाइड जहां जाता वहां पे अच्छी बाइंग आ रही है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स तो जबरदस्त बाइंग कर ही रहे हैं इस महीने में। बट ओवरऑल एफआईआईज ने भी पिछले पूरे साल में देखे तो 28-30 हजार करोड़ की बाइंग की है, तो दैट इज अ ह्यूज फिगर। और थोड़ा बहुत इस महीने में जरूर दे आर नेट सेलर्स, बट ओवरऑल वेडनेसडे वाली न्यूज जो है यूएस वाली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना होगा कि किस तरीके से उनके अनाउंसमेंट्स रहते हैं। कहीं बहुत ज्यादा अगर पॉजिटिव यूएस के लिए हो जाए तो हो सकता है कि वो इंडियन मार्केट्स के लिए नेगेटिव भी हो जाए, क्योंकि थोड़ा फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो सकता है। बट फ्रांस वाली न्यूज इज क्वाइट पॉजिटिव, इनफैक्ट एक्सपेक्टेशन नहीं थी और इसलिए इतनी जबरदस्त तरीके से सारे यूरोपियन मार्केट्स चले हुए हैं 2-2, 3-3%, 4% तक, तो ये बड़ी बात है। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन मार्केट्स में थोड़ा सा अब मार्केट यूफोरिक होने लगा है, तो नई एंट्री करने में थोड़ी सी अब सावधानी बरतनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि डाउनसाइड का थोड़ा वेट करें, जिस तरीके से मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स चूंकि वैसे तो चलना था और मैं इस सेक्टर पे काफी मतलब रखता भी हूं नजर और मुझे लगता है और फेवरेट्स भी है, बट स्टिल दिस टाइम आई फील कि जिस तरीके से कुछ खराब क्वालिटी के स्टॉक्स भी चलने लगे तो मुझे कहीं ना कहीं अब ग्रीड मार्केट में नजर आ रहा ज्यादा। सो आई थिंक वन शुड
बी वेरी केयरफुल बिफोर इन्वेस्टिंग। जिन्होंने ले रखा वो होल्ड कर सकते हैं, टारगेट्स अगर अचीव होते हैं तो बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए। मुनाफा लेते रहिए, ये मंत्र है फिलहाल आज के ट्रेड का। बिल्कुल इस पर आपको इसका पालन करना ही चाहिए। लेकिन किरण, आज जो स्टार परफॉर्मिंग सेक्टर है वो है सीमेंट। एसीसी लीड कर रहा है नतीजे के बाद, और इसके बाद अल्ट्राटेक के नतीजे आए, और अगर आप देखें तो अंबुजा, ग्रासिम, हर तरफ तेजी है। क्या कोई अभी भी मौका देखते हैं आप? एसीसी एक बड़े दायरे में ट्रेड कर रहा है प्रदीप जी, और वो बड़ा चैनल जो है वो बहुत ही बड़ा है। तो मेरा मानना है कि जो निचले स्तरों में हमें 1300, 1280 के लेवल्स देखने मिले थे, लोअर एंड ऑफ द चैनल थे। अभी ये 1718, 1800, 1820 ये लेवल रहेंगे ऑन द हायर साइड, जो कि रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो इस चैनल में पिछले कई साल, यानी पिछले 4 साल से एसीसी ट्रेड करता नजर आ रहा है। तो मेरा मानना है कि एसीसी में बिल्कुल अपसाइड है। अगर अल्ट्राटेक की बात करें तो अल्ट्राटेक आउट परफॉर्मर है, और मुझे लगता है कि आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगा। जो कंसल्टेशन हमने देखा था करीबन 1.5 महीने से, करीबन ऑन द हायर साइड था 4130 लेवल्स, और नीचे में 3960, उसका आज ब्रेकआउट होते नजर आ रहा है। जब ब्रेकआउट हो रहा है तब बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हमने प्राइस इंक्रीज देखी, तो इधर से भी बहुत बढ़त देखने को मिल सकती है। अगर अभी कोई लॉन्ग करता है तो 4020 का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट्स के लिए आप 4400, 4450 के लेवल्स जल्दी देखने को मिलेंगे। ओके। इसके अलावा दूसरा जो इंटरेस्टिंग सेक्टर है आज का वो है रियल एस्टेट। आप देखिए इंडिया बुल्स रियल 8% ऊपर फिर से नए हाइस कर लिए, इसने 155 के आसपास। संदीप, एक खास बात यह है कि आईबी रियल और एचडीआईएल दोनों आज बैंड से बाहर निकले, और उसके बाद हमने फिर से ये रफ्तार बनती हुई देखी। तो ये आप कुछ यहाँ पे टेक्निकल फैक्टर्स देख रहे हैं, या आपको लगता है कि जैसे अभी कुछ देर पहले हम बता रहे थे अपने दर्शकों को कि एसबीआई जो देश का सबसे बड़ा बैंक है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, बिल्डर्स को 35 बेसिस पॉइंट सस्ता लोन देने जा रहा है, और इसके अलावा बहुत सारी और चीजें हैं रिट्स जैसी जो इनके लिए शायद मददगार हैं। तो क्या आप देखते हैं, ये टेक्निकल है तेजी या फंडामेंटल है? वाकई इन कंपनीज के अच्छे दिन आ रहे हैं? देखिए, अच्छे दिन सरकार कहीं ना कहीं बहुत कोशिश करेगी रियल एस्टेट कंपनीज के आ जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया कि जिस तरीके से ये एक सेक्टर था जहां पे इंडियंस इन्वेस्टेड भी रहे हैं, और डेड एसेट्स जैसे गोल्ड और प्रॉपर्टीज है, और वहां पे जब इन्वेस्टेड रहते हैं, और जो ये रियल एस्टेट कंपनीज हैं, जो बिल्डर्स हैं वो लोग के स्टॉक्स ज्यादा चल रहे हैं, और जो प्योर कॉलोनाइजर्स है, डेवलपर्स है, उनके स्टॉक्स बहुत नहीं चल रहे हैं। बट स्टिल उनके पास जो लैंड बैंक है, और इस तरीके की जब डिमांड आएगी तो सरकार ने बखूबी ये समझा कि इस तरीके से डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी, और ये जो कंपनीज थी, जो बिलीगर्ड कंपनीज थी, जो काफी प्रॉब्लम्स में थी, कहीं ना कहीं इस क्रेडिट पॉलिसी में भी और इस बजट में भी, ओवरऑल हर पॉलिसीज में कहीं ना कहीं अफोर्डेबल हाउसिंग और इन पे थ्रस्ट दिया गया। फिर रीट्स वाली जो न्यूज आई थी वो बहुत पॉजिटिव थी इस क्रेडिट पॉलिसी में जो आई थी। तो ओवरऑल बैंक्स जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जिस तरीके से एसबीआई ने भी ये अनाउंसमेंट किया है 0.35 इज अ बिग कट, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना, और फिर जो लोन्स भी लेंगे, होम लोन्स भी, अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स है वो भी सस्ते हैं, तो ओवरऑल डिमांड अच्छी बननी चाहिए। और सरकार इनफैक्ट जिस तरीके से उसकी डिमांड के पीछे भी पड़ी है और सस्ता भी पैसा मिले, तो इन सब का पॉजिटिव इंपैक्ट इन कंपनीज पे आएगा। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट है या एचडीआईएल है, ये हो सकता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग में भी और करे। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में कुछ न्यूज ट्रिगर्स भी हैं, और ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि आशियाना हाउसिंग, अजमेरा रियल्टी, अनंतराज इंडस्ट्रीज, ये जो नॉर्थ इंडियन कंपनीज की मैं बात कर रहा हूं, तो ये सारी कंपनीज भी अच्छा कर सकती है। और अभी भी स्टीम सर्टेनली बाकी है, क्योंकि काफी साल से लैकलस्टर था परफॉर्मेंस, और अब कहीं ना कहीं ठीक होने लगा है। ओके, रियल एस्टेट स्टॉक्स पे आपको चुनना हो किरण, तो क्या चुनेंगे? पहले तो डीएलएफ रहेगा। मुझे लगता है कि डीएलएफ में और भी बढ़त देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से हमने एक बड़ी मूव देखी है, और लॉन्ग टर्म चार्ट्स अगर देखते हैं तो 170, 175 एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हुआ करता था, और उस पे हमने एक रैली दिखाई दी, और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। और हमेशा हमने देखा है कि ओपन इंटरेस्ट एडिशंस एचडीआईएल और डीएलएफ में काफी अच्छे तरह से देखने को मिल रहे हैं, रोल ओवर पोजिशंस भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो मेरा मानना है कि अगले करीबन 1 महीने तक ये रैली जारी रहनी चाहिए। 230, 240 के लेवल्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए नेक्स्ट सीरीज में। दूसरा रहेगा गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टीज भी काउंटर है जहां पे मुझे लगता है कि मार्केट आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल जाना चाहिए। हालांकि आज सेकेंड हाफ में थोड़ा सा करेक्ट होता नजर आ रहा है, और वो लाजमी भी है। हमने
380 से लेके 480 तक की रैली सीधी देखने को मिली थी, पर निचले स्तरों से इस स्टॉक में वापस एक बार बाइंग आपको देखने को मिलेगी। इसका अच्छा सपोर्ट करीबन 465-470 लेवल्स पे है। अगर इन लेवल्स पे मिलता है तो 455 के स्टॉप लॉस के साथ नए पोजीशंस खड़े किए जा सकते हैं और टारगेट्स के लिए 525 के अगले सीरीज में आपको लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, प्राइवेट बैंकिंग आज इसने पूरी मदद की है और यहाँ पे किरण थोड़ा सा ट्रेंड समझ में नहीं आ रहा है। देखिए HDFC बैंक आज यहाँ पर ब्रोकरेज इसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है नतीजे के बाद, तो नया हाई बना दिया इसने, 1500 के ऊपर पहली बार निकल गया। लेकिन ICICI बैंक आप देखिए 0.5% नीचे है। इनफैक्ट मैं भी देख रहा था कि पिछले हफ्ते के लोज से भी नीचे गया है और नीचे ही चल रहा है अभी भी मेरे ख्याल में। ये थोड़ी अलग अलग ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं इन दो स्टॉक्स में, क्या कॉल देंगे आप किरण? HDFC बैंक में तो BTST का कॉल ही था फ्राइडे को, तो और काफी अच्छा चला था वो स्टॉक आज। और ICICI बैंक वापस एक बार सपोर्ट के करीब है, तो मुझे नहीं लगता इधर से और भी खराब ICICI बैंक होगा। 265 से 260 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बैंड है। मुझे लगता है इधर सपोर्ट लेके वापस एक बार 285-286 के लेवल्स आपको 2-3 दिन में देखने को मिलेंगे। इन जनरल अगर आप बैंक निफ्टी में देखते हो तो बैंक निफ्टी ने एक अहम लेवल जो है वो आज क्रॉस किया है 21,750 और इसके ऊपर आज क्लोजिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इसके लिए। नेक्स्ट लेवल रहेगा जो कि साइकोलॉजिकल है 22,000, जैसे आप भी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। तो एक बार 22,000 निकल जाए तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली भी देखने को मिलेगी। इस थर्सडे को एक्सपायरी है, वीकली भी और मंथली भी, तो मेरा मानना है कि जिस हिसाब से फ्राइडे को पोजीशंस बने तो उधर से वापस एक बार शॉर्ट कवरिंग की रैली आपको वेडनेसडे थर्सडे को देखने को मिल जानी चाहिए। ओके, एक स्टॉक संदीप देखिए ITI 14% ऊपर चल रहा है, नया हाई इसने बना लिया। इसके पहले 90-91 का हाई था, आज तो 100 के ऊपर निकल गया। 3 अंकों में ये स्टॉक फाइनली आता हुआ। जिस तरह से खबरें मिल रही हैं इनको सरकार से GST के लिए ऑर्डर मिलने की, ये बताइए आप अब इस लेवल पर क्या राय देते हैं? देखिए नई बाइंग तो करने की राय नहीं दूंगा। देखिए जिस तरीके से 20-25 रुपए से लेकर अब 100 रुपए तक चला और प्योरली सरकार ने PSUs के ऊपर जो फोकस किया और लॉस मेकिंग PSUs के ऊपर, पहले तो ये ITI और MKNL के मर्जर की वजह से ITI में सुर्खियों में रहा और ये चलते रहा। और अब जो है कि काफी बड़ी न्यूज है GST का नेटवर्क से रिलेटेड जो न्यूज है, सो आई थिंक सर्टेनली और इनफैक्ट कुछ फंडामेंटल्स भी बेहतर हुए हैं कंपनी के। सो आई फील कि एक बार होल्ड करके रखें, बट फ्रेश बाइंग में कहीं ना कहीं नीचे आई है, कम से कम यहां से करीब 85-90 के रेंज आती है तो एंट्री लेने की कोशिश करें। 10 से 15% करेक्शन जरूरी है क्योंकि न्यूज पे बहुत चल चुका है, बट जिन्होंने ले रखा बिल्कुल होल्ड करें। फार्मा एक स्पेस जहां पर आज हमने देखा है दिन भर मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखाई दी है। सिप्ला, लुपिन, अब औरोबिंदो फार्मा भी लगभग 1% नीचे और छोटी कंपनियों में तो कई ऐसे शेयर है जिनकी धुलाई हो रही है। संदीप, ये जो सरकार ने तय किया है कि अब कोई भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में जेनरिक दवा का ही नाम लिखेगा, किसी ब्रांड का नाम नहीं लिखेगा, इससे CLSA ने कहा कि कुछ दबाव बनता हुआ दिखाई देगा, कुछ कंपनी अपना मार्केट शेयर लूज आउट करती हुई दिखाई देंगी। इस पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी जरूर, क्योंकि आप देखिए पूरा पैक जो है वो हैवी वॉल्यूम्स के साथ फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है और ज्यादातर दिग्गजों में भी हमने देखा है सेल साइड की पोजीशंस बनती दिखाई दे रही है। संदीप, इस पर मैं आपके विचार लूंगी जरूर, लेकिन फिलहाल निफ्टी कॉल्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं क्योंकि हर रोज 3 बजे आपके लिए हम पेश करते हैं। तो रवि सिंह की राय सबसे पहले आती हुई। रवि सिंह कह रहे हैं निफ्टी में तेजी की ही पोजीशन होनी चाहिए, टारगेट 92.55 का रखें, स्टॉप लॉस इस ट्रेड में 9,150 पर रखिएगा और अगले 2 दिनों में ये लेवल्स अचीव जरूर होंगे। नीरव अखारिया राय दे रहे हैं निफ्टी की तेजी की राय है, स्टॉप लॉस 9,165 पे लगाएं, टारगेट 9,260 के बनते हैं। 1 से 2 दिनों में नीरव को उम्मीद है ये टारगेट अचीव होने की। किरण, आपकी कॉल? 9170 का स्टॉप लॉस रहेगा, लॉन्ग पोजीशंस करने की सलाह होगी और 9330 के लेवल्स इस एक्सपायरी के पहले आपको देखने को मिलेगा। यही मेरी कॉल है। ओके, संदीप वागले भी हमारे साथ है। संदीप, आपकी क्या राय रहेगी, निफ्टी के लिए क्या टारगेट? आफ्टरनून अर्षदा बाय करके चलूंगा, 9150 का स्टॉप लॉस होगा, 9280 का टारगेट होगा। हमारे सारे जानकार कह रहे हैं कि तेजी की पोजीशन रखिए।
अपर एंड पर 9,330 और लोअर एंड पर एट द मोस्ट 9255 के लिए तेजी की पोजीशन आपकी होनी चाहिए। ये लार्ज रेंज उभर कर आ रही है इस समय। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद फार्मा कंपनियों में क्या और दबाव देखने को मिलेगा, इस पर राय जरूर लेंगे और साथ ही जो नतीजे कल आएंगे और आज शाम को आएंगे इसमें क्या एक्सपेक्टेड है, सब पर भी बात करेंगे। आगे हमारे साथ आनंद टंडन भी जुड़ेंगे। बने रहिए सीबीसी आवाज में। अब देख रहे हैं आखिरी सौदा और देखिए बाजार में हमने देखा आज मोमेंटम कई सेक्टर्स से देखने को मिल रहा है, लेकिन एक स्पेस जो पिट रहा है वो है फार्मा शेयर। ब्रेक से पहले भी इसकी बात कर रहे थे। संदीप, आपकी क्या राय बन रही है? सीआरएसए कह रहा है कि कई कंपनियों का मार्केट शेयर इस पर्टिकुलर डिसीजन से कम होता दिखाई दे सकता है, क्योंकि अब डॉक्टर स्पेसिफिकली जेनेरिक दवा का नाम लिखेंगे और ना कोई किसी ब्रांड का, खासकर इंडिया की सेल्स में। इसमें लुपिन, सिप्ला जैसे स्टॉक्स तो आज पिट रहे हैं। आपको लग रहा है एक लॉन्गर टर्म इंपैक्ट होगा या फिर हल्का सा शॉर्ट टर्म नीजर्क रिएक्शन ही? देखिए, शॉर्ट टर्म रिएक्शन है। मुझे ऐसा लगता है कि सर्टेनली देखिए रेगुलेटर्स की परेशानी तो इस सेक्टर को, इनफैक्ट इंटरनेशनल रेगुलेटर जैसे कि यूएस एफडीए की प्रॉब्लम्स तो थी और अब ये भी है और प्राइसिंग को लेकर भी इश्यूज हैं। तो ये सारी चीजों की वजह से ऑलरेडी ये सेक्टर इनफैक्ट बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है पिछले 1-1.5-2 साल में। देखिए सारे स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और सन फार्मा हो, ल्यूपिन हो, सिप्ला हो, इनफैक्ट ठीक लग रहे थे और सारे करेक्ट कर चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा वो वेट करें, पैनिक ना करें। और क्योंकि ये तो मानना होगा कि ये कंपनीज के मार्जिन्स को लेकर या ग्रोथ को लेकर या ओवरऑल फंडामेंटल्स को लेकर या बैलेंस शीट की क्वालिटी को लेकर इश्यूज नहीं है। तो जो इश्यूज है वो थोड़े से एक्सटर्नल फैक्टर्स के इश्यूज है जो रिजॉल्व धीरे धीरे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें पैनिक ना करके जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करे, और जो लोग कहीं ना कहीं अगर मौका ढूंढ रहे हैं तो वो थोड़ा गिरावट का वेट करे और कहीं ना कहीं डिक्लाइंस पे अपॉर्चुनिटी को एनकैश करना चाहिए। और कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि कॉन्ट्रारियन कॉल लेना चाहिए और इस सेक्टर में एंट्री के लिए मौके बिल्कुल ढूंढने चाहिए। बट यस, यहां से हो सकता है 5 से 10% करेक्शन आ जाए, भले वो सन फार्मा हो या सिप्ला हो या फिर ल्यूपिन हो। बट क्वालिटी स्टॉक्स अवेलेबल अगर इतने सस्ते वैल्यूएशंस पे और प्राइस पे होते हैं तो मौका बिल्कुल ढूंढते रहना चाहिए। अब तक तो अमेरिका में कारोबार करने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन अब भारत में भी इनकी दिक्कतें बढ़ रही हैं और ऐसी कंपनियां जो खास तौर पे भारत में कारोबार करती हैं, दवाएं बनाती हैं, उनके लिए दिक्कत आ सकती है। जिस तरह से अब जेनेरिक दवा पे जोर दिया जा रहा है, यानी डॉक्टर अब आपकी दवा का नाम नहीं लिख पाएंगे बल्कि वो बताएंगे कि ये क्या है, ये पैरासीटामोल है या ये किस तरह की दवा है, वो जेनेरिक नाम इन पे लिखा होगा। आनंद टंडन हमारे साथ अब जुड़ते हुए। आनंद, आप कैसे देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? क्या आपको लगता है कि वाकई में ब्रांडेड प्रिस्क्रिप्शन पूरी तरह बंद हो जाएंगे और फिर कितना असर पड़ेगा कारोबार पे? ये कहना मुश्किल है कि किस तरह से इसका असर पड़ेगा, क्योंकि ये भी हो सकता है कि प्रिस्क्रिप्शन में आप जेनरिक दें, लेकिन अगर आप खरीदार के हिसाब से देखें तो अगर आपको डॉक्टर बोल देता है कि हाँ आपको एक साटन लेना है, तो उससे आप ये नहीं समझ पाएंगे आपको क्या लेना है। तो कहीं ना कहीं उनको बोलना पड़ेगा कि आप कौन सी दवाई खाएंगे और उसमें कोई ना कोई ब्रांड आ ही जाएगा, भले वो प्रिस्क्रिप्शन में हो या नहीं हो। थोड़ा जल्दी है कमेंट करना कि इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। ये जरूरी है कि जो रेगुलेशन का डायरेक्शन था वो सही है, क्योंकि आपको दवाई के दाम अगर कम करने हैं तो जेनरिक को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जेनरिक में भी जेनरिक है, ब्रांडेड जेनरिक है और पूरा फॉर्मुलेशन वाला चक्कर है, तो उसमें जेनरिक थोड़ा सा शायद मार्केट शेयर बढ़ सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि इसमें जो है आपको जो फ्रंटलाइन कंपनीज है उसमें बहुत ज्यादा घाटा पड़े, क्योंकि कुछ प्रीमियम आप वैसे भी नामी गामी कंपनी को देते हैं, क्योंकि आपको ये उम्मीद लगी रहती है कि उनके क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर थोड़े बेहतर हैं। हालांकि ज्यादातर कंपनियां खुद अपना प्रोडक्शन इंडिया में नहीं करती हैं, इंडिया के लिए वो खुद आउटसोर्स करती हैं, तो उसका जो उसमें हमेशा एक सवालिया निशान रहता है कि किस तरह के क्वालिटी कंट्रोल रह रहे हैं। तो इस वक्त ये कहना मुश्किल है कि पूरा प्रभाव कितना पड़ेगा। थोड़ा सा नेगेटिव डेफिनेटली है फ्रंटलाइन कंपनीज के लिए। और वो स्टॉक्स आज फिसल भी रहे हैं। बैंक्स की हमने पहले बात कर ली है, लेकिन इनमें से कुछ स्टॉक्स को एक बार फिर रिविजिट करेंगे, क्योंकि देखिए यूको बैंक में 3% का उछाल आया है। देना बैंक भी लगभग 1.5% ऊपर पिछले 15 मिनटों में मूव दिखाता हुआ, और देना कुल मिलाकर 3.5% ऊपर है, तो यूको वहां पर 5% की तेजी दिखा रहा है।
वागले साहब, विजया बैंक और इंडियन बैंक ये दो, और देखिए जो 3 बजे के ठीक पहले मूव हुए थे। हाँ, तो यहाँ पर हमने देखा इन छोटे बैंकों में काफी इंटरेस्ट बनता हुआ दिखाई दिया है। क्या सलाह होगी आपकी संदीप चार्ट्स पर? क्या आपको लग रहा है इनमें से कोई इस समय अक्यूमुलेट किया जा सकता है शेयर? हर्षदा, आपने यूको बैंक का मुझे पैटर्न बहुत ही अच्छा लग रहा है। बिटवीन द टू देना और यूको में मैं यूको प्रेफर करूंगा। करंट लेवल्स पे लिया जा सकता है, 38.50 का स्टॉप लॉस होगा और मुझे लगता है ये 43-44 की तरफ की मूव की शुरुआत है। 2 या 3 या 4 दिन में ये जा सकता है। तो क्लियर कट 10-12% ट्रेडिंग अपसाइड में देख रहा हूँ और क्लियर ब्रेकआउट है, तो मैं यहाँ पर बाय करने की सलाह दूंगा यूको बैंक में। ओके, तो ये फिलहाल आप देख रहे हैं सरकारी बैंकों का हाल। मिड कैप सरकारी बैंकों में ये उछाल फिलहाल आता हुआ, जबकि अभी तक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स लीड कर रहे थे HDFC के पीछे, और अब ये मिड कैप सरकारी बैंक चल रहे हैं। लेकिन अगर मिड कैप बैंक ही लेना है, आनंद आपकी क्या राय है? अगर मिड कैप बैंक लेने हैं तो आप कोई इंडियन बैंक, विजया बैंक, यूको बैंक लेना चाहेंगे, या फिर आप कोई लक्ष्मी विलास बैंक लेना पसंद करेंगे प्राइवेट सेक्टर में, या फिर DCB या साउथ इंडियन बैंक? देखिए, अगर आप पिछले 3-4 जो नतीजे आए हैं उनको देखें तो इसमें सारी कंपनियों की ग्रोथ, क्रेडिट डिपॉजिट ग्रोथ जो है और कासा ग्रोथ जो है वो टोटल मार्केट से कहीं ज्यादा ग्रोथ दिख रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बची हुई कंपनियां हैं, स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उनका मार्केट शेयर कम होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर फ्रंटलाइन कंपनियां जैसे HDFC का आपका ग्रोथ सेगमेंट से बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली छोटी बैंकों के ऊपर प्रभाव नेगेटिव ही पड़ेगा। तो इस माहौल में जहां पे ऑलरेडी क्रेडिट ग्रोथ नहीं है, ऑलरेडी 60 इयर्स का लोएस्ट क्रेडिट ग्रोथ है और आपके यहाँ पे ऑलरेडी जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो भी फ्रंटलाइन प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को मिल रहा है, तो उसमें छोटी पब्लिक सेक्टर कंपनियों में एक ही खेल रह जाता है, वो ये कि कब मर्ज होंगे किसी और के साथ। तो अगर आपको निवेश करना ही है तो प्राइवेट सेक्टर में निवेश करना ज्यादा बेहतर रहेगा। ये मिड कैप कंपनियों, मिड कैप बैंक्स की बात हुई है तो आनंद कह रहे हैं कि शायद दिग्गजों पर ही ज्यादा भरोसा इस समय करें। दिग्गजों की अगर बात करें तो दिग्गज ऑटो कंपनियों में थोड़ी सी रफ्तार अब बढ़ती हुई, खासकर मारुति का शेयर भी अब आपको दिखेगा 6328 के आसपास। वहीं बजाज ऑटो में भी कुछ गेन्स बनते दिखाई दे रहे हैं और टाटा मोटर्स मुझे याद है दोपहर में तो एक्टिव था। इस समय आखिरी 1 घंटे के ट्रेड में महज आधे % से ज्यादा की हल्की सी बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन बजाज ऑटो और मारुति जैसे प्लेस पर संदीप, फंडामेंटल क्या राय बन रही है और वैल्यूएशंस कितने अट्रैक्टिव आपको इस समय अभी भी दिखाई दे रहे हैं या नहीं? देखिए, मारुति तो एक तरीके से जबरदस्त स्टोरी बन चुकी है और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से रूरल डिमांड इंडिया में बढ़ने वाली है और डिमोनेटाइजेशन के दौरान भी इस पर्टिकुलर कंपनी के सेल्स पे बहुत इंपैक्ट पड़ा नहीं था, जो कि ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, बट जिस तरीके से मार्केट में इनके कार्ड्स को रिस्पांस मिल रहा है और जिस तरीके से वेट लिस्टेड चल रही हैं और जो आगे भी विजिबिलिटी बनती है, जैसे कि आज भी इनका एक नया लॉन्च है डिजायर का भी शायद, तो इन टाइप की न्यूज की वजह से इनफैक्ट मुझे मारुति पे, मैं वैसे अगर वेरी फ्रैंकली बोले तो मैं होल्ड की राय दूंगा। फ्रेश बाइंग में थोड़ा सा आप कहीं ना कहीं वेट करूंगा नीचे आने का, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा मूव दे चुका और एक तरीके से वैल्यूएशंस के लिहाज से भी ठीक ठाक वैल्यूएशंस पे, अच्छे खासे हेवी वैल्यूएशंस पे है। और बजाज ऑटो और हीरो होंडा, ये दो स्टॉक सर्टेनली मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मानसून की एक उम्मीद थी कि खराब मानसून होगी और जो मेट की रिपोर्ट आई जिसमें ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा खराब होने वाला नहीं है, तो रूरल डिमांड पे भी इंपैक्ट ज्यादा नहीं आएगा। और प्लस ऐसा लगने लगा कि जिस तरीके से क्रेडिट ग्रोथ अभी इंडिया में आने वाली और जो सारे सरकार के भी मेजर्स है, तो उसकी वजह से रूरल डिमांड में बहुत बड़ी ग्रोथ आएगी और उसके बेनिफिशियरीज बजाज ऑटो और हीरो होंडा सर्टेनली रहेंगे। तो बिल्कुल इन दो स्टॉक्स पे ध्यान दें। बाकी एक अशोक लेलैंड भी इस सेक्टर में मुझे अभी थोड़ा ठीक लगता है, अगर ध्यान दे सके तो वहां पे भी दिया जाए। एक स्टॉक वागले साहब, इसके चार्ट देखिए, SML इसूजू, और पिछले करीब 8-10 दिनों का इंट्राडे मूवमेंट में देख रहा था तो 1340-50 पे जाके ये अटक जाता था। आज फाइनली ऊपर निकला है और मजबूती के साथ, वॉल्यूम के साथ निकला है और टिका हुआ है। क्या लगता है आपको? प्रदीप, थोड़ा सा क्लोजिंग के लिए मैं वेट करूंगा
1380 के ऊपर मुझे ज्यादा कंफर्ट आएगा, बट अभी भी मैं आपकी बात मानता हूं, ये लक्षण है, ये तैयारी है ऊपर जाने की। तो किसी को एंटिसिपेट करना है तो अभी ले सकते हैं, और कल वंस इट क्रॉसेस 1380 इंट्राडे ऐड कर सकते हैं। और जब ये जैसे होगा 1480 टू 1500 कुछ दिनों में, 5 या 6 दिनों में हमको वो मूव देखने को मिल सकती है। पैटर्न काफी पॉजिटिव उभर कर आ रहा है। तेजी का मूव स्टॉक में आता हुआ और खरीदारी की राय यहाँ पर जरूर है। इस बीच बीटीएसटी या एसटीबीटी क्या रणनीति होनी चाहिए इस तरह के रफ्तार वाले बाजार में, ये आपकी स्क्रीन पर अब लेकर आएंगे और जानेंगे हमारे जानकारों के रेडार पर वो कौन से शेयर हैं और क्या पोजीशनिंग होनी चाहिए। सबसे पहले कुणाल सरावगी की राय आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और इनके रेडार पर एक रियल्टी कंपनी है और साथ ही सीमेंट कंपनी। रियल्टी में डीएलएफ खरीदने की सलाह, 196 का टारगेट इन्होंने सामने रखा है। स्टॉप लॉस इस ट्रेड में 186 का लगाइए, तो यह है पहले तेजी का कॉल। इसके अलावा एसीसी में नंबर्स के बाद आज रफ्तार है, अभी भी खरीदारी का मौका इनको दिखाई दे रहा है। कुणाल कहते हैं 1650 के टारगेट के लिए तेजी करे और 1585 ये स्टॉप लॉस का काम करेगा। मानस जायसवाल.com के मानस जायसवाल श्री सीमेंट पे बाई कॉल दे रहे हैं 18,300 पे स्टॉप लॉस, 19,200 के टारगेट। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन यह है अगला स्टॉक, यहां पर भी इनकी तेजी की कॉल है, 775 पे स्टॉप लॉस लगाएं और 800 के टारगेट के लिए आप तेजी कर सकते हैं। किरण, आपके बीटीएसटी? पहला कॉल रहेगा एलएनटी बाय, स्टॉप लॉस 1715, टारगेट 1775। दूसरा कॉल भारत फूड, जो कि करीबन मेरा टारगेट आ ही गया है। मैंने कॉल जब दिया तब 1105 ट्रेड कर रहा था, अभी 1135 है। मैं स्टॉप लॉस टारगेट रिवाइज करना चाहूंगा, 1115 स्टॉप लॉस रहेंगे और टारगेट्स के लिए 1170 के टारगेट देखने को मिलेंगे। ओके, अगले साहब। प्रदीप, मेरा भी पहला दोनों बीटीएसटी है। पहला होगा भारत फोर्ज 1115 स्टॉप लॉस होगा। थोड़ा सा लेट हो गया, ऑलरेडी मूव आ चुकी है, लेकिन फिर भी अभी भी थोड़ी मूव बाकी है। मेरा टारगेट होगा 1149। और दूसरा होगा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, स्टॉप लॉस होगा 654, टारगेट 672। इसमें एक ही सावधानी बरतनी होगी कि शायद इसके रिजल्ट्स कल है, तो वो एक ध्यान रखना पड़ेगा। कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में वैसे हमने देखा काफी इंटरेस्ट है। ऑफकोर्स इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के भी नंबर्स के इंतजार में हमने देखा था स्टॉक में काफी एक्टिविटी, काफी रनअप, लेकिन ये एक स्पेस है जो काफी डिस्कवर्ड भी है। आनंद, उस लिहाज से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये तिमाही क्या बेहतर रहेगी और ऐसे में किस तरह की कंपनियों पर आप प्रेफर करेंगे अपनी बेट लेना, पोजीशन लेना? देखिए, रिजल्ट जरूर अच्छे आ रहे हैं, लेकिन आपको इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि इसमें अब प्रेशर भी बढ़ना शुरू हो गया है, क्योंकि हर बैंक, हर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हाउसिंग लोन देने को तैयार है और रेट जो है बहुत ही कम हो चुके हैं। अगर आप एक कैटेगरी बोरोवर की बात कर रहे हैं तो आजकल वो 8 से 9% के बीच में रेट आ गया है। बोरोइंग कॉस्ट उतनी शायद कम नहीं हुई होगी, तो इसके कारण जो एनआईएम है उसमें थोड़ा सा प्रेशर बन सकता है। तो ये सबसे ओवरओन स्पेस भी है। अगर इसको किसी को निवेश ही करना है तो मेरे हिसाब से जो जिनका लायबिलिटी प्रोफाइल बेटर है, जहां पे पैसा ज्यादा आसानी से उठ सकता है, उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो देना चाहिए। और जहां पर आपका इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा कम होने की ज्यादा गुंजाइश है, वहां पर तवज्जो देना चाहिए। तो उस तरह से आप थोड़ा सा कम से कम अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो फ्रंटलाइन कंपनियां बहुत ही महंगी नजर आ रही हैं। ओके, नतीजों की ही बात करेंगे, लेकिन तो विप्रो पर सबसे पहले नजर होगी कल आने वाले नतीजों में। और यहां आइए देखते हैं किस तरह का अनुमान है हमारा। अब तक हमने जो ट्रेंड देखा है मामूली 1-2% ग्रोथ वाला, आप यहां भी देखिए डॉलर आय में 2% से कुछ कम या 2% के आसपास की ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है। रुपए में ये आय शायद आपको घटती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि करेंसी में जिस तरह की रुपए में मजबूती देखी गई उसकी अपेक्षा नहीं थी, तो सभी कंपनियों को उसके चलते झटका लगा है। एबिट लेवल पर भी गिरावट के संकेत साफ तौर पर हमारे पोल के मुताबिक करीब 3% के आसपास की गिरावट एबिट में दिखाई देगी आपको। मार्जिन कम होते हुए नजर आ सकते हैं आधे परसेंटेज पॉइंट के आसपास, तो अच्छी खासी कमजोरी यहां देखने को मिलेगी जहां तक मार्जिन का सवाल है। तो विप्रो के लिए कमजोर नतीजों की ही उम्मीद यहां पर की जा रही है। संदीप जैन, क्या लगता है आपको मार्केट में किस हद तक डिस्काउंटेड है और क्या राय देंगे? देखिए, भले विप्रो हो, टेक महिंद्रा हो या एचसीएल टेक,
इन्फोसिस और टीसीएस, ये अगर पांचों की बात करें तो अब कहीं ना कहीं देखिए जो फार्मा व स्टॉक्स के साथ हो रहा था, ये डिफेंसिव स्टॉक्स जो माने जाते थे, और कहीं ना कहीं जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अनाउंसमेंट्स को लेकर या आज भी एक बड़ी नेगेटिव न्यूज थी इनफैक्ट, हालांकि उस हिसाब से इतना रिएक्शन नहीं आया इन स्टॉक्स पे, तो बट मुझे ऐसा लगने लगा अगेन यहाँ पे भी कॉन्ट्रारियन कॉल लेना चाहिए, क्योंकि अब खोने को बहुत कुछ है नहीं। और सर्टेनली देखिए ये सारी जो भी प्रॉब्लम्स है, एक तो करेंसी की सर्टेनली प्रॉब्लम है, ये भी टेम्पररी है, कहीं ना कहीं अब रूपी भी बहुत ज्यादा अब स्ट्रांग होता हुआ नहीं लग रहा, हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी आ जाए, जो डॉलर टूट रहा था। और जिस तरीके से ट्रंप सरकार के अनाउंसमेंट्स परसों भी आने वाले हैं, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट ओवरऑल करेंसी की वजह से और कुछ ग्रोथ और डिमांड की जो प्रॉब्लम रही है, उन सब की वजह से इस सेक्टर में ये रही है इश्यूज। बट स्टिल आई फील कि इन लेवल्स पे कहीं ना कहीं मौके ढूंढने चाहिए बाइंग की, और डाउनसाइड रिस्क अब चूंकि बहुत ज्यादा नहीं है, भले वो टीसीएस हो या इन्फोसिस, बट इन सब में से अब ऐसा लगता है कि जिस तरीके से टेक महिंद्रा ने करेक्शन दिया है, वहां पे अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल ढूंढनी चाहिए। और विप्रो की अगर बात करें तो रिजल्ट्स तो सर्टेनली लैकलस्टर आएंगे, और कई क्वार्टर से विप्रो के रिजल्ट्स ऐसे आए, कोई एक्साइटमेंट दिखता ही नहीं है स्टॉक में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने ले रखा वो बिल्कुल होल्ड करके रखे, बस होल्ड करने की सलाह फिलहाल स्टॉक पर। लेकिन चार्ट्स पर क्या इशारा है, विप्रो आगे किस तरह का प्रदर्शन दिखा सकता है इस मार्केट में, बताइए किरण। नहीं, विप्रो में कोई चार्ट पैटर्न है ही नहीं जिसके कारण तेजी करनी चाहिए या मंदी करनी चाहिए। बिल्कुल फ्लैट कारोबार, थोड़ा सा नेगेटिव बायस है। मैं विप्रो में सिर्फ 510 के ऊपर अगर कल रिजल्ट के बाद अगर ट्रेड करता है तभी मैं इसमें कुछ तेजी करने की सलाह दूंगा, नहीं तो मेरा मानना है कि ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वापस फिसलता हुआ 475 के करीब आता नजर आएगा। ओके, तो यहाँ पर कोई खास उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है फिलहाल। ये देखते हैं आज जाते जाते, हमने तो बीटीएसटी की बात की, लेकिन बाजार में किन स्टॉक्स में नए मूव्स बन रहे हैं। गोवा कार्बन के स्टॉक पर नजर डालिए, करीब 9.5 लाख शेयर्स की तगड़ी बाइंग हुई है। सुबह से यहाँ पे 80,000 शेयर्स की बाइंग थी, और अचानक से एक बड़ा बायर यहाँ पर आता हुआ गोवा कार्बन के स्टॉक में, और वहां पे आप उछाल देख सकते हैं। यूको बैंक, आईटीआई पे हम नजर डाल चुके हैं। फ्यूचर रिटेल देखिए, जहां करीब 2 लाख शेयर्स की तगड़ी बाइंग पिछले कुछ मिनटों में। और पटेल इंजीनियरिंग एक और स्टॉक मुझे नजर आता है जहां पे जबरदस्त बाइंग हुई है पिछले कुछ मिनटों के अंदर ही, करीब 8 लाख शेयर्स की। और आप ये उछाल आते हुए देख सकते हैं, पटेल इंजीनियरिंग, फ्यूचर रिटेल और गोवा कार्बन, ये कुछ एक स्टॉक्स जिन पर आपकी नजर होनी चाहिए। संदीप जैन, क्या आपके रडार पे हैं इनमें से कोई? एक बार प्रदीप जी स्टॉक्स के नाम रिपीट करेंगे प्लीज। गोवा कार्बन, फ्यूचर रिटेल और पटेल इंजीनियरिंग। देखिए, फ्यूचर रिटेल की अगर बात करें, रिटेल सेक्टर पे इनफैक्ट इन दिनों में काफी स्टडीज भी हुई है, क्योंकि एक बहुत बड़ा आईपीओ आया है। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर रिटेल की अगर बात करें तो मैं थोड़ा सा कॉशियस रहता हूं, क्योंकि ग्रुप की जो बैलेंस शीट है उसको लेकर इश्यूज रहते हैं, और जब अच्छी बैलेंस शीट वाली कंपनियां मिलती है तो वहां पे दिमाग लगाना चाहिए। जैसे कि वी मार्ट है, तो वहां पे थोड़ा ध्यान दिया जा सकता है। ट्रेंट लिमिटेड है रिटेल स्टॉक्स में, और थोड़ा सा मुझे ऐसा लगने लगा कि इनफैक्ट टाइटन इंडस्ट्रीज पे भी ध्यान दिया जा सकता है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं, और एक रिटेल स्टॉक जैसा ही है आर्चीज, मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे जिस तरीके से मार्केट कैप को देखे तो करीब 100-125 करोड़ के लगभग की कंपनी, और जिस तरीके का इनका डिस्ट्रीब्यूशन है और जीएसटी का भी बेनिफिशियरी ये स्टॉक रहेगा, क्योंकि जनरली लोगों को ध्यान में ये आता है कि कार्ड्स अब कहां बिकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन है 123greetings.com और कई ऑनलाइन तरीके हैं। बट कहीं ना कहीं ये कंपनी गिफ्टिंग आइटम्स में काफी बड़ी है, स्टेशनरी है, तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि 250 खुद के फ्रेंचाइज स्टोर्स और 250 स्टोर्स खुद के भी हैं, तो ये सारी चीजों से लगता है कि डिस्ट्रीब्यूशन और जो वैल्यूएशन है वो कहीं ना कहीं मिसमैच है। एंड मुझे ऐसा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, एंड प्लान्स भी है कंपनी के, और ऑनलाइन भी अगर इनकी वेबसाइट देखें तो बहुत बेहतरीन लगती है। ऑनलाइन बिजनेस भी ग्रो करेगा, और ब्रांड इक्विटी तो सर्टेनली सबको पता है। तो मुझे लगता है कि अगर रिटेल स्टोरी में जाना तो वहां पे डाउनसाइड रिस्क कम दिखती है और अपसाइड बहुत बड़ा दिखता है मुझे। ओके, कुछ और स्टॉक्स जहां पे आपकी नजर होनी चाहिए। बॉम्बे रेयन फैशंस, इस कंपनी की कल बोर्ड मीटिंग है और डेट रिस्ट्रक्चरिंग यानी S4A को लेकर यहां पर फैसला लिया जा सकता है। इसके पहले आप देखिए एक शानदार उछाल बनता हुआ। वागले साहब, चार्ट पे क्या दिख रहा है आपको? प्रदीप, इतना कंफर्टेबल नहीं रहूंगा। एक तो क्लोज हाईएस्ट पॉइंट पे नहीं है,
सेकेंडली जिस तरह से वीकली पैटर्न उभर कर आ रहा है इतना कोई खास नहीं है, तो और थोड़े कंफर्मेशन की जरूरत है, तो मैं वेट करूंगा या अवॉइड करूंगा। कैपिटल गुड्स एक स्पेस है जहां पर हमने आज सुबह से अच्छी खरीदारी बनती देखी है, चाहे वो L&T हो या फिर भेल जैसे काउंटर्स। आनंद, इस पर आपकी क्या राय बन रही है? क्योंकि यहाँ पर भी हमने देखा है कुछ ऑर्डर फ्लोज में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, लेकिन ज्यादातर खर्च अभी भी सरकारी कैपेक्स के लिहाज से ही देखने को मिल रहा है। क्या ये स्टोरी आपको कुछ अट्रैक्टिव दिख रही है या फिर इट्स ऑल वेट एंड वॉच? आप लार्सन की बात कर रही हैं? जी, मैं ओवरऑल क्षेत्र की बात कर रही हूँ, L&T, भेल और दूसरी कंपनियां भी। तो मेरे हिसाब से इस पूरे क्षेत्र में लार्सन के अलावा कोई खास हमको एक्साइटमेंट नहीं नजर आ रहा है। ज्यादातर कंपनियां जो ABB सीमेंट टाइप्स हैं वो बहुत ज्यादा महंगी है। लार्सन ही एक है जहां पर बैलेंस शीट थोड़ी सी अब सुधर रही है। जो बहुत ज्यादा डेट नजर आता था वो अब सब्सिडरी में चले गए, सब्सिडरी सब प्रॉफिटेबल होने लगी है। और जो कोर बिजनेस है उसमें कंस्ट्रक्शन के अलावा और भी बाकी हेवी इंजीनियरिंग का कंपोनेंट, स्पेशली डिफेंस का, अब फिर से नजर आने लगा। हालांकि ये बहुत छोटा कंपोनेंट है, अभी तक सिर्फ 2% था, शायद अब बढ़ के कुछ 3-4% हो जाएगा कल के ऑर्डर के कारण, लेकिन उससे ज्यादा अभी भी उसमें अभी काफी गुंजाइश है ऊपर जाने की। ओवरऑल मार्जिन्स की बढ़ने की संभावना है। तो हालांकि थोड़ा सा महंगा है, लेकिन बाकी सब के कंपैरिजन में अभी भी इसमें काफी गुंजाइश नजर आती है। ओके, आज इंफ्रा शेयरों में जिस तरह से तेजी देखने को मिल रही है, जेपी इंफ्रा, GMR, दिलीप बिल्डकॉन को तो ऑर्डर भी मिला है, उसका भी फायदा मिलता हुआ साफ तौर पे। ये इस पूरे सेक्टर में क्या ट्रिगर आनंद आपको दिखाई दे रहे हैं फिलहाल? एक तो इन्वेट की घोषणा हुई है IRB की ओर से, क्या वही ट्रिगर है या कुछ और देख रहे हैं? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही जगह ट्रिगर है, वो गवर्नमेंट का ऑर्डर है। अब उसमें आप रेलवेज में भी देख रहे हैं, डिफेंस में देख रहे हैं, रोड्स में देख रहे हैं। रोड्स में तो काफी हद तक ऑर्डर बुक बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि ऑर्डर का जो फ्लो है वो काफी अच्छा नजर आने लगा है। और कुछ हद तक अब शायद जो अब पावर ग्रिड का जो ऑर्डर देख रहे थे वो भी काफी बरकरार रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट का ऑर्डर जब तक आता रहेगा तब तक रिलेटेड कंपनीज में बढ़त आने की संभावना बनी रहती है। दो चीजों के कारण इसमें से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो लीवरेज कितनी है, एसेट ओनिंग कंपनीज स्पेसिफिकली अभी भी जो है ऐसा नहीं लग रहा है कि वो बाहर आ चुकी है पूरी तरह से प्रॉब्लम एरिया में से। और दूसरा प्रॉब्लम यह है कि ROE जो है इन कंपनियों की मार्जिन बढ़ने के बावजूद कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नजर नहीं आता है। तो इसलिए आपको थोड़ा जल्दी खरीदना है ताकि आप इसको सस्ता खरीद सके। बहुत महंगा खरीद के आपको यहां से फिर उसके बाद जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है। ओके, तो आप देख रहे हैं इस पूरे के पूरे सेक्टर में जबरदस्त तेजी आज बनती हुई नजर आ रही है और इसका फायदा करीब करीब पूरे सेक्टर को फिलहाल मिलता हुआ आज के दिन दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक कंपनी जिस पर नजर होनी चाहिए, क्योंकि बाईबैक के लिए इसकी कल बोर्ड मीटिंग होने वाली है। उसके पहले आज हमने थोड़ा इंटरेस्ट तो देखा था, गैप के साथ ही शुरुआत हुई थी। आज सुबह भी न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर अगर हम आपके सामने ला पाए, वो स्टॉक जिस पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। कल देखना होगा कि किस लेवल पर फाइनली बाईबैक की घोषणा होती है। आखिरी मिनटों पे हम पहुंच रहे हैं, लेकिन संदीप जैन, अगर आपकी नजर हो इस स्टॉक में, कोई व्यू देंगे? न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर की बात करें प्रदीप जी, या देखिए इस स्टॉक पे तो इनफैक्ट नजर थी और डिमोनेटाइजेशन के बाद कुछ स्टॉक्स रिकमेंडेशन के बाद हुई थी और एक शो हुआ था आप ही के चैनल पे, तो मैंने न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर उस टाइम पे रेकमेंड किया था और काफी निचले स्तर पे, और वहां से तो अब काफी चल चुका है, क्योंकि कुछ इस कंपनी के इनफैक्ट ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि फिनटेक इंडस्ट्री के लिए हो या BFSI सेगमेंट के लिए काफी यूजफुल और काफी पॉपुलर भी है उस सेगमेंट में, और एक्सपोर्ट्स का भी बिजनेस है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में, और इंडिया में भी इनफैक्ट काफी मार्केट डेवलप किया कंपनी ने। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक जिन वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है और मिड कैप IT स्टॉक्स में मुझे ये अट्रैक्टिव लगता है, बिल्कुल होल्ड किया जाए और डिक्लाइंस पे लेने की रणनीति अपनानी चाहिए। गिरावट पर मौका मिले तो खरीदारी जरूर करनी चाहिए इन काउंटर्स में, ये राय बनती हुई। एक काउंटर जो पिछले कुछ दिनों में काफी एक्टिव रहा, या फिर वो है गार्डन सिल्क और साथ ही साथ बॉम्बे डाइंग। दोनों में धीरे धीरे करके हमने देखा काफी इंटरेस्ट, काफी ट्रैक्शन आया है। संदीप, क्या अभी भी रेडार पर है ये आपके? ये संदीप बागले से सवाल है।
अक्षता, बिल्कुल बॉम्बे डाइंग का पैटर्न मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। वीकली मंथली पैटर्न भी पॉजिटिव उभर कर आ रहा है। मेरे इसमें लॉन्ग टर्म लगभग 130-140 तक के व्यूज है और मैं समझता हूं कि ये स्टॉक कोई भी हल्की सी करेक्टिव मूव आती है तो उसमें खरीद लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता ये 80 के नीचे जाएगा। 78 का स्टॉप लॉस डालकर रखकर 120 to 130 के 3 से 6 महीने का ये मेरा व्यू है। ओके, और आखिरी मिनटों में आज हम आ चुके हैं बाजार बंद होने की तैयारी। 9,200 के ऊपर निफ्टी, 21,800 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद होते हुए आपको दिखाई देंगे और 29,650 के आसपास सेंसेक्स। आज के कुछ स्टार परफॉर्मर्स आप देखिए, ITI और JP इंफ्रा दोनों में करीब करीब 20% के सर्किट पे क्लोजिंग हो रही है। ITDC लगातार तेजी आज भी बरकरार रही, शानदार वॉल्यूम के साथ। टूरिज्म फाइनेंस, HOCL, इंडियन बैंक के कुछ और स्टॉक्स जहां पर हमने आज तेजी बनते हुए देखी। इंडियन बैंक के कल नतीजे भी आने वाले हैं और कल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के भी नतीजे आएंगे, तो उन पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। आज करेक्शन के मूड में आए शिपिंग स्टॉक्स जो लगातार चल रहे थे। SCI करीब 5% नीचे बंद होता हुआ, लेकिन प्रोविजनल आंकड़ा फिलहाल आज की क्लोजिंग का अब आपके सामने 9,216 यह है निफ्टी का लेवल। सेंसेक्स 29,661, बैंक निफ्टी 21,858, तकरीबन 6 लाख करोड़ पे वॉल्यूम पहुंच चुका है आज। जी हाँ, काफी हरकत देखने को मिल रही है और दिग्गजों में भी अगर आप देखें प्रदीप, जो ट्रेंड रहा है वो सीमेंट कंपनियों में ही तेजी का देखने को मिला और ये रिजल्ट ड्रिवन था। ACC, अल्ट्राटेक के बेहतर नतीजे, ग्रासिम से भी अब उम्मीदें बढ़ गई हैं और बाकी मिड कैप कंपनियों में भी काफी रफ्तार देखने को मिली। इसके अलावा कैपिटल गुड्स एक काफी एक्टिव प्ले था। L&T, भेल जैसे काउंटर्स में तेजी बनती हुई। वहीं निजी बैंकों में HDFC, एक्सिस, कोटक महिंद्रा में अच्छी खरीदारी होती है और छोटे बैंक्स भी थे जिनकी हम बात कर रहे थे, देना बैंक, यूको बैंक, विजया, इंडियन बैंक, जिसमें आज हमने देखा है काफी रनअवे रैली बनती दिखाई दी। हालांकि फार्मा कंपनियों की ओर से मुनाफा वसूली हावी होती हुई लुपिन, सिप्ला और बिंदो तीनों में ही गिरावट देखने को मिली है। HUL, जी एंटरटेनमेंट, NTPC ये दूसरे मंदी वाले ट्रेड थे आज के दिन, लेकिन कुल मिलाकर जो 9,215 के आसपास समाप्ति हुई है, अब यहां से आगे स्थिति कैसी उभर कर आएगी। किरण हमारे साथ है। किरण बताइए क्या इशारा। अच्छा, संदीप वागले हमारे साथ बने हुए हैं, किरण से संपर्क टूट गया है। वागले साहब, अब आगे किस तरह के लेवल्स की आप तैयारी कर रहे हैं और या फिर कोई स्पेसिफिक स्टॉक जो आप प्रेफर करेंगे चेज करना और खरीदना? अच्छा, अगर निफ्टी की बात करें तो मैं समझता हूं आज का पैटर्न देखने के बाद ये समझ में आ रहा है कि 9100 का बॉटम लगभग तय हो गया और हम अभी 9300 की तरफ या शायद उसके ऊपर चलेंगे। हाँ, शायद आप सिर्फ ये एक्सपायरी की बात करें जिसमें और 2-3 दिन है, तो शायद हम 93 के ऊपर बहुत ऊपर नहीं टिक पाएंगे, लेकिन मुझे कोई भी वीकनेस या ऐसा कोई दिखाई नहीं देता है। फाइनेंशियल स्टॉक्स में वॉच करूंगा। LIC जो मैंने BTST में कवर किया था, भारत फोर्ज, जो भी मतलब स्टॉक स्पेसिफिक पैटर्न्स काफी अच्छे हैं और कहीं पे भी वीकनेस के संकेत नहीं है, तो मैं समझता हूँ रैली बरकरार रहेगी, तेजी बरकरार रहेगी। ओके, वक्त से इजाजत लेने का। इसके साथ ही वागले साहब शुक्रिया आपका, संदीप जैन और आनंद टंडन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बारी है स्टॉक 2020 के रिजल्ट की। आज का मुकाबला नीरज और हेमंत के बीच, और देखिए कड़ा मुकाबला रहा है, लेकिन आखिर में नीरज ने बाजी मारी है। 4.87% के रिटर्न्स, लगभग 5% की कमाई नीरज ने की। ऐसे दिन जहां पर 290 अंकों की तेजी सेंसेक्स ने दिखाई है। ITI, पशुपति, एक्रिलॉन और इंडियन एक्रिलिक्स, ये तमाम वो खबरों वाले शेयर थे जहां पर रफ्तार बनती दिखाई दी और IMP पावर भी नीरज की टीम का हिस्सा था आज। हेमंत की टीम में JK टायर, फैक्ट, MTNL और HOCL जैसे काउंटर्स थे जिनमें भी आज अच्छा माहौल देखने को मिला खरीदारी का। और इस शानदार सेशन की समाप्ति होती हुई दिख रही है आज। इसके साथ ही आखिरी सौदा में हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए सिंधी से आवाज पर, क्योंकि ब्रेक के तुरंत बाद आपके लेकर आएंगे मार्केट का पूरा रिकैप। नमस्कार।